अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। In today's video, we have merit number 1 from Lister Medical University, who was a third-time repeater of MDCAT and who is here to guide you about how to start your MDCAT preparation in gap year. So let's start the video. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Noman bin Naeem and I am first year MBBS student in Nishtar Medical University Multan. I did my FSC from Federal Board and my marks were 1072 out of 1100. My MDGAT score was 187 out of 200 and my aggregate was 95.23%. This was my third attempt in 2023. मैंने जो अपना पहला अटैम्प्ट है वो 2021 में दिया था, जब नेशनल लेवल पे एमडी कैट हुआ था, मतलब पूरे पाकिस्तान में सेम पेपर था। मेरे उसमें 155 मार्क्स थे 210 में से। और जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट है वो मैंने 2022 में दी। इसमें मैंने यूएचएस वाला एमडी कैट चूज़ किया था। उसमें मेरे मार्क्स आए थे एज़ फार एज आई रिमेंबर 148 थे 200 में से। तो सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ऑब्वियसली मेरा एग्रीगेट इतना नहीं बना। आई वाज नो वेयर नियर द क्लोजिंग एग्रीगेट। तो इसमें बात करूँगा कि गैप ईयर जब मैंने लिया 2021 के बाद, सितंबर में हमारा टेस्ट हो गया था, तो मैंने नवंबर दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2021 में। थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा अपने ओन पे, और मई 2022 में मैंने रिपीटर सेशन जो है वो ज्वाइन किया स्टार्स एकेडमी का। लेकिन उसमें भी जो मैंने तैयारी की वो उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। वो एफ़र्ट्स जो हैं जो पुट करने चाहिए थे वो मैं नहीं किए, और इट इज़ टोटली माय ओन फॉल्ट कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ा। तो और दूसरा जो मैं रीज़न समझता हूँ कि 2022 में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसका ये था कि मैंने ज़्यादा रिलाई किया एकेडमी के नोट्स पे और लेक्चर्स के ऊपर, और अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको मैंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि मुझे देनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, आप जोन से मर्जी प्रोविंस से पेयर हो रहे हैं एंट्री एमडी कैट के एंट्री टेस्ट के अंदर, इट डजेंट मैटर। आपका जो प्राइम फोकस है और जो आपका प्रिपरेशंस का जो फलक्रम है ना, वो आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए सबसे पहले। आपको मतलब मुझे भी करना चाहिए था कि सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स को मास्टर करना चाहिए था, उन पे फुल ग्रिप आनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स की सारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद बंदा फिर नोट्स की तरफ जाता है और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ ये कि मेरा नहीं हुआ 2022 में भी। अब 2023 के लिए मैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तकरीबन ना, मतलब दिल नहीं करता दोबारा अपेयर होने का एमडी कैट में। बंदा बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस बंदे का ना लिटरली ज़मीन के नीचे गया होता है। उस टाइम पे कुछ मेरे पेरेंट्स और कुछ रिलेटिव्स, इनके अलावा सब लोगों ने ना डाउट करना शुरू कर दिया। मुझे अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया कि यार, मैं नहीं कर सकता एमडी कैट, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मतलब रिलेटिव्स हैं वो आके कहना शुरू हो गए कि अब 2 साल तो आपको हो गए हैं अब इस तरह रुलते हुए एमडी कैट में, आपसे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन जो आपके खैर ख्वाह हैं वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि आप एक अटैम्प्ट और दें, आप अपनी थर्ड अटैम्प्ट के लिए चाहें जाएं। तो लेकिन फिर मैंने दोबारा हिम्मत बांधी। मैंने अपना दूसरा गैप ईयर लिया और मैंने हमारा नवंबर में टेस्ट हुआ था। मैंने स्टार्ट ऑफ द जनवरी मैंने अपनी प्रिपरेशंस को दोबारा किक स्टार्ट किया। अब इस बारी क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने, क्योंकि एफएससी और मैट्रिक मेरी फेडरल बोर्ड से थी, तो मैंने जो पिछले साल जो मिस्टेक की थी, मैंने यूएचएस को चूज़ किया था सबसे पहले, मैंने उसको करेक्ट किया। और मैंने इरादा किया कि इस साल 2023 में मैं सजाम्बू का टेस्ट दूंगा। अब सबसे पहले देखें, आपने अगर कोई निशाना लगाना हो ना कहीं पे आपने क्या कहते हैं निशाना मारना हो, जैसे तीर कमान से मारना हो या पिस्टल से मारना हो, तो सबसे पहले आपको टारगेट का पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सजाम्बू का लास्ट ईयर का पेपर उठाया और उसको मैंने ना बैठ के एनालाइज किया। और ये सब के लिए, मतलब आप यूएचएस के लिए पेयर हो रहे हैं, आप ईटा से पेयर हो रहे हैं, आपने अपने पास पेपर उठाने और उनको एनालाइज करना है। आपने देखना है कि मैंने, मतलब एमसीक्यू किस तरह के आए हुए हैं, किस तरह बन के आए हैं, बुक्स की लाइंस कैसी आई हुई हैं, और कॉन्सेप्चुअल हैं वो किस तरह से आए हैं। उससे आपको अंदाज़ा हुआ कि मैंने प्रिपरेशन अपनी करनी कैसी है। तो इस साल मैंने ये भी सोचा कि आई वुड गो फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज, मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा फिजिकल में। तो मैंने क्या किया कि इस साल जो है मैंने अपना पेपर एनालाइज किया उठा के सदामू का। उसमें मैंने देखा बायो को एनालाइज किया, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, और फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि मैंने कैसे प्रिपरेशंस करनी है। और तो ये चीज़ें थी, मतलब इसमें फिर मैंने अमल भी किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर 2023 में बड़े अच्छे नंबरों के साथ एमडी कैट पास हुआ और बहुत अच्छा एग्रीगेट बना। अच्छा, बात करें अगर रिसोर्सेज की, तो मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने पेपर उठाया और मैंने एनालाइज किया कि यार कौन से जो हैं, जैसे बायो है, बायो का मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपनी बुक्स जो हैं वो अच्छी तरह मास्टर कर लूँ फेडरल बोर्ड की, और उनको मैं अच्छी तरीके से तैयार कर लूँ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लूँ, तो बायो तो मेरी हो जाएगी अच्छी तरीके से। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मैंने ये देखा कि आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्चुअल भी हैं और याद करने वाली भी हैं। जैसे रिएक्शंस होते हैं कि अल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, इस तरह के मतलब रिएक्शंस वगैरह, ये भी याद करने वाली चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी जो बुक में भी मेंशन है और जो लेक्चर से भी मिलेंगी। जो केमिस्ट्री के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है वाजिद अली कंबो सर के लेक्चर्स, वैक के नाम से, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे आप पढ़ें, अपना क्या कहते हैं, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि सबसे पहले आपने बुक तैयार करनी है, बुक को अच्छी तरह आपने अपना मास्टर करना है, आपने ग्रिप हासिल करनी है बुक के ऊपर। फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स का पेपर जब मैंने सोनामू का देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िक्स के लिए अगर सिर्फ बुक को रीड करेंगे तो काम नहीं बनेगा, बुक से सिर्फ काम नहीं बनेगा। फिज़िक्स के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा क्या कहते हैं डीप जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़िज़िक्स के अंदर मुझे एक चैनल मिला, फ़िज़िक्स इन सेकंड्स, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। जो फिज़िक्स की प्रिपरेशंस के लिए है, बहुत अच्छा चैनल है। यूट्यूब पे उसके फ्री लेक्चर्स भी हैं और उनके सर जो हैं ऑनलाइन भी लेते हैं, पेड लेक्चर्स भी हैं। अगर आप कोई ले सकता है तो आप ज़रूर लें। फिज़िक्स इन सेकंड्स है यूट्यूब के ऊपर चैनल, उस पे आपने उनका, मैं क्या करता था कि मैंने जो है वो फिज़िक्स के जो हर चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं, तो मैंने पहले उनको रजिस्टर पे उतार लेता था ताकि बाद में मुझे रिवाइज़ करने के लिए पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। मैं उसको रीड करके ही अपना जस्ट वो सारा रिवाइज कर लूँ। तो वो मैं लिख के और फिर उसको मैं सारा समझता था, फिर उसको याद करता था, तो इस तरह मेरी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाती थी फिजिक्स की। अच्छा, प्रैक्टिस बुक की जहाँ तक बात करें तो प्रैक्टिस बुक जो है वो मैंने किप्स की इस्तेमाल की, और मैं रिकमेंड भी करूँगा किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं। पहली बात तो ये है कि टू द पॉइंट है। दूसरा ये है कि इनके एंड पे एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप अपना पेपर उस पर अटैम्प्ट करें और फिर पीछे अगर कोई आपको नहीं समझ आ रही तो पीछे एक्सप्लेनेशन पे जाके देखें, उसकी हर आंसर की एक्सप्लेनेशन दी होती हैं। और बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि किप्स के जो हैं एमसीक्यूज उनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वेबसाइट और भी रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है टॉप ग्रेड। और ये मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक, बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब बड़ी हेल्प है एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मतलब जैसे डिफरेंट, आप बायोलॉजी खोलेंगे एमडी कैट के लिए तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स खुल जाएंगे और उनके आगे मार्क होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शायद उस बेस पे है कि पहले इनमें से ज़्यादा सवाल आते रहे हैं पिछले एमडी कैट में, मतलब यूएचएस वगैरह में। तो उसमें आप उस टॉपिक को क्लिक करेंगे जिसको आपने प्रिपेयर करना है, तो उसमें उसके वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे, साथ में उसके फिर आपके क्या कहते हैं डिफरेंट स्लाइड्स आ जाएंगी जिससे आपकी मतलब नोट्स टाइप से, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। फिर उस टॉपिक में से जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज आ चुके हैं पहले पेपर्स में एमडी कैट के, वो भी आप मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं कि भाई पहले ये एमसीक्यू आता रहा है, मतलब पहले आया है। और उसके अलावा रैंडम एमसीक्यूज, मतलब जो प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं वो भी आप उसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर इससे आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और बुक से करेंगे तो आपका मतलब ज़बरदस्त किस्म की तैयारी हो जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली जाएं और इस वेबसाइट को चेकआउट करें। एंड आई बिलीव कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे बिल्कुल भी इस वेबसाइट से। तो प्रैक्टिस के लिए लाजमी इसको इस्तेमाल करें। आई वुड रिकमेंड कि आप यूज़ करें टॉप ग्रेड को। अच्छा, स्टडी रूटीन जो है ये ऑब्वियसली हर बंदे की डिफरेंट होती है, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। मेरा ये था कि मैं सुबह समर्स में सुबह नमाज़ पढ़ता था फजर की। उसके बाद मैं तकरीबन आधा घंटा वॉक कर लेता था या 45 मिनट्स। उसके बाद मैं नहा कर नाश्ता करके तकरीबन 7:30 8 मैक्सिमम मैं पढ़ने बैठ जाता था, और मैं तकरीबन ज़ोहर तक पढ़ता था घर में अपने, क्योंकि एकेडमी मैंने कोई ज्वाइन की नहीं हुई थी। तो लेकिन इसमें यह था कि ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता, नहीं ऐसा नहीं था। मैं अपना बेसिकली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट कर लेता था कि मैंने अभी जो है ये 2 टॉपिक्स या ये 3 टॉपिक्स या एक टॉपिक ये मैंने अभी करना है, और ये करे बगैर मैंने उठना नहीं अपनी सीट से।
तो मैं क्या करता था, उस टॉपिक को मैं करता था, उसके बाद मैं 5 मिनट का या 4 मिनट का या 2 मिनट का ना टहल लेता था या वाटर ब्रेक कर लेता था। इस तरह करके ना मतलब टाइम का पता नहीं लगता था, और तैयारी भी मतलब इस टेक्निक से ना आपका माइंड जो है, एटलीस्ट मेरे लिए तो, आपका माइंड जो है वो डाटा जल्दी रिट्रीव करता है, मतलब स्टोर करता है नॉलेज को जल्दी। तो इस तरह मैं फिर मतलब ज़ोहर तक तकरीबन पढ़ता था। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और खाना शाना खा के तो 1 घंटा या 30-40 मिनट्स रेस्ट करता था। उसके बाद यहाँ हमारा साथ ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ जाके मैं हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता था, मतलब इसको मैंने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ था। वहाँ पे मतलब सही 1-2 घंटे मतलब प्रॉपर नेट्स होते थे, ट्रेनिंग होती थी, तो मतलब सही फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती थी साथ साथ में। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि जो दिन भर का जो स्टडी का स्ट्रेस है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता था, मतलब माइंड जो है रिलैक्स हो जाता था। तो वहाँ से फिर वापस आके नमाज़ें वगैरह पढ़ी, खाना खाया, तो 7-8 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाता था और रात को 12 बजे तक पढ़ता था। लेकिन ये है कि मैंने 12 बजे तक अपना एक टाइम तो रखा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे करता था कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे लोगों के ना कुछ बच्चों के आवर्स होते हैं, मतलब उन्होंने दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 12 पढ़ना है। मैं बेसिकली ना मैंने अपना सुबह जब मैं उठता था ना तो अपने माइंड में या क्या कहते हैं पेज पे ना मैं लिख लेता था कि मैंने आज ये चैप्टर्स जो हैं या ये टॉपिक्स जो हैं इन इन बुक्स के मैंने आज ये करने ही करने हैं। तो मैं फिर अपना जो टाइम है उसी हिसाब से डिवाइड करता था, मतलब जब तक मेरा वो चैप्टर नहीं होता था ना, तो मैं फिर रात को सोता नहीं था, मतलब रात को कभी कभी 12 1 2 बज भी बज जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने चैप्टर मतलब अपना अपना टारगेट रखा होता था वो मैं कंप्लीट लाजमी करता ही था। तो आवर्स मैंने कभी काउंट नहीं किए, लेकिन ये है कि मैं अपने प्रॉपर छोटे छोटे मतलब टारगेट्स बनाए हुए थे कि इतने चैप्टर करने हैं, इतने टॉपिक्स करने हैं, तो वो मैं ला। अगर इंग्लिश की बात करें तो मैंने वही टेक्निक यूज़ की थी इंग्लिश के लिए भी। मैंने अपना जो लास्ट ईयर का पेपर था सदाबमू वाला, वो मैंने उठाया, उसको मैंने एनालाइज़ किया कि इसमें एंटोनिम्स कितने हैं, इसमें मीनिंग वर्ड मीनिंग कितने हैं, एक आर्टिकल वाला भी आया हुआ था, और सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के कितने हैं। तो मैंने पेज पे लिख के रख लिए। तो इससे आप देखें ग्रामर जो है एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ग्रामर बहुत ज़्यादा वसी सब्जेक्ट है। आपने सिर्फ वो ग्रामर करनी है जो आती है पेपर के अंदर। जैसे आप यूएचएस के भी हैं या आप ईटा के भी हैं, आपने क्या करना है, पेपर निकालने अपने पास पेपर 3-4 साल के, और आपने हर पेपर को एनालाइज करना है कि यार ये एमसीक्यू कौन सी कैटेगरी में आया है, ये सिनोनियम है, या ये आर्टिकल है, या ये कंजंक्शन है, या ये क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके अंदर, या ये कोई भी मतलब किसी भी तरह की ग्रामर है ना, आपने वो नोट कर लेनी है, ठीक है, एक रजिस्टर के ऊपर। आप 3-4 पेपरों की इस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा यार कौन कौन सी ग्रामर आ रही है। उसके बाद देखें ग्रामर पूरी दुनिया में इंग्लिश की सेम है, ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब का चैनल उठा लेना आपको सेम ही ग्रामर मिलेगी। मतलब जैसे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो जितने भी यूट्यूब पे भी चैनल्स है ना, वो आपको सेम ही बताएंगे कि एक ही चीज़ है, डिफरेंट नहीं होगी। तो आप कहीं से भी जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सूट करे, आप वहाँ से उनको प्रिपेयर कर लें। ऐसा नहीं है कि बंदा ग्रामर की बुक उठाए और उसको अंधाधुन मतलब पढ़ना शुरू कर दे। आपने पेपर एनालाइज करना है, आपने जो है अपने निकालने हैं कि कौन कौन से आए हैं इसके अंदर ग्रामर के टॉपिक्स, और वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने, और बाद में उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है। आप चाहे किफ्स की बुक से कर लें या आप वेबसाइट वगैरह से कर लें किसी। और दूसरा वोकेबलरी है, वोकेबलरी जो है वो ज़्यादातर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो किप्स की वोकेबलरी है, उनकी मेरे ख्याल से बुक भी मिलती है ऑनलाइन भी, आपको पीडीएफ में मिल जाती है, तो वो आप इस्तेमाल करें उनका वोकेबलरी। वो ऑब्वियसली सारी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप ये करें कि आप साल की जब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन अपनी एमडी कैट की, तो साथ में रोज़ के 4 लफ्ज़ 5 लफ्ज़ उनको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपकी वोकेबलरी भी अच्छी तैयार हो। अच्छा, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो देखें जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे ना, सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस फ्री होके जाना है, ठीक है, और कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि देखें जो आपने प्रिपरेशन करनी होती है वो अपनी एमडी कैट के दिन तक आप कर लेते हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद पॉसिबल नहीं होता। और मतलब इससे ज़्यादा आप मज़ीद नहीं पढ़ सकते, तो जो होना होता है वो होना ही होता है, ठीक है, आपने फिर टेंशन फ्री हो जाना है। दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ना, आप जब तैयारी कर रहे हो ना अपनी, अकेडमी से तो सॉल्व करवाते हैं आपको साथ साथ ना, मतलब प्रिपरेशन कराते हैं आपकी ना कि आपको बबल्स फिल करने आने चाहिए, और साथ में टेस्ट वगैरह बबल शीट भी होते हैं। लेकिन आप घर में भी है ना, तो आप जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं या टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तो उसके आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें और उसे बबल शीट के ऊपर फिल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ना आदत पड़ जाएगी शुरू से ही बबल फिल करने की, और इस तरह। और जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए ना अपनी,
और फिर जब मतलब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हो या होने वाला हो, तो आप एफ एल पीज़ करने अपने स्टार्ट करें। मतलब लास्ट एम डी कैट से 1-2 मंथ्स पहले आप एफ एल पीज़ करने स्टार्ट करें। एफ एल पीज़ मतलब फुल लेंथ पेपर 200 एम सी क्यू के, जिसमें प्रॉपर ब्रेक डाउन हुई होती है। जैसे पी एम डी सी की गाइडलाइंस में है कि कितने एम सी क्यू बायो के होने चाहिए, कितने फिजिक्स के, कितने केमिस्ट्री के। उसका फ़ायदा ये होगा जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो वो आपके लिए एक रूटीन बन गई होगी एम सी क्यू सॉल्व करना। पूरा पूरा पेपर बैठ के 200 एम सी क्यू का सॉल्व करना टाइम लगा के। तो इससे ये हुआ कि आपको बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो मैंने भी टेक्निक इस्तेमाल की थी, मोस्टली लोग करते हैं कि पहले आप करें बायो के एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, उसका फ़ायदा यह है कि बायो जो है वो एक फ्रेंडली सब्जेक्ट है, इसके एमसीक्यू बड़े आराम से हल हो जाते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो। उससे एक तो ये आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके एमसीक्यू जब ज़्यादा सही होंगे। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद आप मतलब कुछ लोग करते हैं इंग्लिश के अटैम्प्ट कर ले, तो आप इंग्लिश के अगर करना चाहें, आपको बेहतर लगते हैं, आप इंग्लिश के अटैम्प्ट कर लें। अगर मतलब पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान पहले इंग्लिश करना बेहतर लगता था आपको, तो पहले आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर लें या फिजिक्स अटैम्प्ट कर लें। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली फिजिक्स केमिस्ट्री करके आप अपना पेपर कर लें। और दूसरा ये कि अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा ना आपको, आप उसको छोड़ दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो ज़्यादातर हम लोग भी ऐसे ही करते थे। मतलब जो एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा उसको आप छोड़ें, जो आ रहे पहले वो लगाते जाएं। वो आप कर लेंगे, जब 200 तक पहुंच जाएंगे फिर आप पीछे आएंगे। जिन पे आपको हल्का हल्का डाउट होगा उनको आप थोड़ा सा टाइम दें, फिर वो करें। फिर जिन पे ज़्यादा डाउट है वो करें। इस तरह करते करते आपका सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम एमसीक्यू देखते हो ना, तो आपका कभी ना वो माइंड क्लिक नहीं, आपको पता होता है इसका आंसर क्या है, लेकिन वो माइंड क्लिक नहीं कर रहा होता। लेकिन अब दोबारा जब सारे एमसीक्यू लगा के आते हैं तो आपको पता लग जाता है इसका क्या आंसर है, तो वो आपका आंसर सही लगा देते हैं। तो इस तरह करना है आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट एमडी कैट का। अच्छा, जहाँ तक सिलेबस की है, तो सिलेबस आप सबको पता है कि पीएमडीसी की तरफ से अनाउंस कर दिया जाता है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया ना, चाहे आप जो से मर्जी प्रोविंस का टेस्ट दें, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आने लाजमी लाजमी होते हैं। मतलब 3 से 4 हर प्रोविंस में एमसीक्यू जो होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ये आई डोंट नो वो जानबूझ कर करते हैं या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आते हैं, 3 या 4 या 5 आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा, देखें जो उन्होंने सिलेबस दी है ना, अब 4-5 तो लेट्स सपोज आ गए आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन बाकी जो 195 हैं वो तो सिलेबस में से है ना। मतलब जो आपने पढ़ा है उसमें से है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है उसको मास्टर करें, उसको इतना अच्छा तैयार करें ना कि आपसे बेहतर एमडी कैट वाले दिन उन उन सवाल को अटेम्प्ट ही ना कर पाए कोई 195 को। बाकी जो 5 एमसीक्यू जो आउट ऑफ सिलेबस है, इसके लिए मैं यही कहूँगा, अब जब आपकी तैयारी फुल कंप्लीट हो जाए ना, जब फुल आपकी ग्रिप हो जाए हर चीज़ के ऊपर, फिर अगर आपके पास टाइम बचे देन डू गो फॉर दीज एक्स्ट्रा सिलेबस जो होता है आपका जो बच जाता है, जिसमें से आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आते हैं, तो तब उनके लिए जाएं। थोड़ा बहुत रीड कर लें, थोड़ा बहुत समझ लें। लेकिन ये नहीं है कि आप ज़्यादा उन पे टाइम लगा दें और फिर जो मतलब जो 5 नंबर के एमसीक्यू आने हैं उन पे आप सारा टाइम लगा दें, और जो 195 के हैं उनको आप मतलब ना करें तैयार, तो फिर तो आपकी पेपर अच्छा नहीं होगा। तो आपने ये करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस सारा रेडी करना है जो कि पीएमडीसी के जो उसमें आता है, जो ऑफिशियल सिलेबस आता है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप थोड़ी बहुत रीडिंग कर लें आप उनकी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए भी। एंड में एक और टिप जो है वो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि देखें, जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो आप ना शॉर्ट लिस्टिंग करने की आदत डालें। ख़ास तौर पे जो रिपीटर्स हैं ना, फ्रेशर्स के पास उतना टाइम नहीं होता, लेकिन रिपीटर्स जो है ना, आप अपनी बुक की शॉर्ट लिस्टिंग करें। ये होपफुली यहाँ पे ऊपर शेयर भी हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि आपने ना, जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं ना, तो देखें एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, तो उसमें काम की बातें दो ही होती हैं। जैसे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसने दाएं बाएं की बातें की हुई है, नीचे उसने लिखा हुआ है मतलब कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। आप क्या करें, आप ना रजिस्टर लें, उस पर ना लिखें कि ये जो ये चीज़ है ये इससे रिएक्ट करती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। बस, फिर आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना रजिस्टर खोलोगे, आपको पता चलेगा कि यार ये रिएक्ट आपस में कर रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है, फेज का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मतलब जो है वो याद करने के लिए या देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए पूरी बुक खोलनी पड़ती है। आप ना उसको एक काम करें कि ना उसको रजिस्टर पे शॉर्ट लिस्ट कर लें एक फार्मूला को। तो आप जैसे ही आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर देख लेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने अपने एक रजिस्टर पे की थी, जो कुछ चीज़ें ऊपर शेयर भी होपफुली हो गई हैं। तो उसमें मतलब ये था कि ना मैं उसको एंड वाले दिनों में, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास कि आप पूरी बुक रिवाइज़ करो, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ किया। कुछ मुझे इंपॉर्टेंट अगर कोई एमसीक्यू मिलते थे जो रिपीटेड एमसीक्यूज थे, वो भी मैं उस पर लिख लेता था। तो वो बड़ा हेल्पफुल जो था मुझे लगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो है उससे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे।
तो ये भी आप लोग करें तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो आपने करना क्या है, आपने ना अपनी प्रॉपर रूटीन देनी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं करना कि मैं स्टडी को टाइम दूँ, आप ना अपनी कोई हॉबी बना लें। जैसे आप चेस खेल लें, आप कोई बाहर स्पोर्ट्स जाके खेल लें, अगर आपके बाहर है बास्केटबॉल है या क्रिकेट है, जैसे कॉमन फुटबॉल है, आप शाम को जाके वो भी खेलें। और कभी कभार ऐसा नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बन जाए, कभी कभार कोई दिल किया तो बंदा मूवी भी देख ले, ठीक है। तो आपने प्रॉपर अपनी एक रूटीन बनानी है, ठीक है, और स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम देना है। और डिस्ट्रैक्शंस ये होती है कि अक्सर लोग होते हैं कि उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनको तंग करते हैं, मतलब तंग तो नहीं करते हैं, मतलब ये समझ लो कि नंबर मतलब 148 155। लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे अब्बू को ख़ास तौर पे और अम्मी को मुझ पे यकीन था उस टाइम जब मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं था। वो मैं समझता हूँ इट वाज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन माय लाइफ। लेकिन उस टाइम मेरे पेरेंट्स को मुझ पे यकीन था और मैंने हिम्मत बांधी, और जो लोग मतलब रिलेटिव्स वगैरह मुझे कहते थे कि यार इससे नहीं होगा, वही लोग सबसे ज़्यादा खुश भी थे जब मेरा एडमिशन हुआ। दे वर प्राउड ऑफ मी। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कौन सी अटैम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, द मोमेंट यू एंटर द मेडिकल कॉलेज यू आर एन MBBS स्टूडेंट। कोई नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो बडी केयर्स आपकी कौन सी अटैम्प्ट थी। और डिस्ट्रैक्शन वगैरह मैंने वही आपको बताया कि आप अपनी एक रूटीन फॉर्मुलेट करें, ठीक है, जिसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके चलें। अच्छा, मैं एक और बात स्पेशली रिपीटर्स के लिए करना चाहूँगा कि एक कोट है जो मैंने कहीं सुना था कि देयर इज़ ऑलवेज अ टेम्पटेशन ड्यूरिंग बैड टाइम्स टू एक्सेप्ट समथिंग लेसर देन योर ड्रीम्स। मतलब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह अपने आप से दूंगा कि जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरी तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की तरह मेरी बस हो गई थी। मैंने कोशिश की यार मैं इससे ना एस्केप करूँ किसी तरीके से, मैं कहीं DVM में एडजस्ट हो जाऊँ या फार्म डी में एडजस्ट हो जाऊँगा। नो डाउट ये सारे प्रोफेशन, मैं किसी प्रोफेशन को कम नहीं कहूँगा, सारे प्रोफेशन अपनी जगह नोबल हैं और बड़े मतलब सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट हैं। बट जिस तरह से मैं भाग रहा था इससे, तो इट वाज नॉट समथिंग गुड। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बिलीव था कि इसमें पोटेंशियल है। इवन एट दैट टाइम जब मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं था, इससे लोअर पॉइंट आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता जब बंदे को अपने ऊपर बिलीव ना हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो खैर मैंने फिर इस तरह ही हुआ ना कि मतलब मैंने जब अटैम्प्ट दे रहा था ना, और इवन ये मतलब थर्ड अटैम्प्ट में भी ना MD कैट से 2-3 महीने पहले क्या हुआ कि मेरी बस होगी, मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो गया था। मैंने कहा यार 2 साल हो गए हैं और बंदा इसी तरह एक ही चीज़ को दोहराई जा रहा है, दोहराई जा रहा है, और रिजल्ट्स की भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा यार इसको छोड़ते हैं, और मेरे मार्क्स मतलब इनफ हैं DVM या फार्म डी के लिए, तो मैं उनमें चला जाऊँगा ना, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आराम से जाके ना एडजस्ट हो जाऊँगा उनमें। लेकिन फिर मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात करने से पहले ना अपना एक बड़ा मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसने भी इस साल मेरे साथ थर्ड अटैम्प्ट दी थी और उसका माशाल्लाह किंग एडवर्ड में एडमिशन उसने लिया। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा यार इतने दूर आप इस जर्नी में आ गए हो तो अब इसको छोड़ना नहीं है, ये अटैम्प्ट लाजमी देनी है, रिजल्ट्स चाहे जो भी हो। क्योंकि इंसान का जो काम है ना वो है अपनी फुल एफर्ट्स लगाना, अपना 100% देना, और एंड पे अल्लाह ताला पे भरोसा रखना, क्योंकि अल्लाह ताला हमें वही देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, लेकिन हमारा काम है अपना 100% देना। और मैंने अपनी थर्ड अटैम्प्ट दे के अपना 100% दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इस नोबल प्रोफेशन के लिए चूज़ किया। तो मैं यही कहूँगा कि देखें, बहुत सारे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि ठीक है अगर किस्मत में लिखा होता है तो वही मिलता है, तो फिर बंदा मेहनत न करे, मेहनत बंदा करे 100% अपना दे, लेकिन एंड पे अल्लाह ताला के फ़ैसलों में बेहतरी जान के उन्हीं उन्हीं पर रिलाय करें।